सो गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे अपने चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है हमारी एपी, जैसा कि सामने लिखा हुआ है एपी, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये एपी होती क्या है? एपी एक सीरीज है, एपी एक सीरीज है किसी भी तरह की, मतलब कि एपी इज अ काइंड ऑफ अ सीरीज। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया वर्ड आ गया सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई भी एक चीज हम फॉलो करा रहे हैं, कोई भी एक चीज हम कोई एक लाइन बना रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक रूल फॉलो हो। मतलब कि अगर हम कोई भी एक नंबर्स की सीरीज लिखते हैं, कुछ भी नंबर्स लिखते हैं, तो वो सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए होने चाहिए। इसे बोलते हैं सीरीज। मतलब कि एपी क्या हो गई? एपी इज अ काइंड ऑफ अ सीरीज। और सीरीज क्या होती है? जो कोई भी एक रूल फॉलो करती है। अब कोई भी का वर्ड कोई भी हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक ही रूल के बारे में बात करनी होगी। वो रूल क्या है? यहाँ पर जो एपी होती है वो हमेशा सेम कॉमन डिफरेंस का रूल फॉलो करती है। सेम कॉमन डिफरेंस का रूल फॉलो करती है। और ये सेम कॉमन डिफरेंस हमारा नोट किया जाता है इंग्लिश के एक लेटर से, जिसका जो है हमारा डी से नोट किया जाता है। ठीक है, अब हम एक आपके सामने एक दो एपी को डिफाइन करेंगे, एक दो एपी हम लेंगे, हम चेक करेंगे क्यों वो एपी है और वो कैसे है। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिख दिया हमने, ये लिख दिया 3, 7, 11, 15 और ये हम आगे चलते जा रहे हैं। तो भाई शायद अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा अगला नंबर क्या होगा, तो कई बच्चों के दिमाग में आ भी चुका होगा कि हमारा अगला नंबर क्या है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें, ये क्या हो रहा है? ये +4 हो रहा है, फिर ये +4 हो रहा है, ये फिर +4 हो रहा है, तो आगे भी शायद ये +4 ही होगा। मतलब कि अगला नंबर हमारा आएगा 19। इसी तरह अगर अगले नंबर को देखें, वो भी 23 आएगा, क्योंकि ये +4 की सीरीज हमारी चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी इसमें है। अगर मैं जो भी हमारी टर्म प्रीसीडिंग है और सक्सीडिंग है, अगर उन दोनों का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4। ठीक है, ऐसे ही जब मैं अगली टर्म का डिफरेंस देखूं 4 है, अगली भी टर्म का डिफरेंस देखूं वो भी क्या है? 4। जब वो सारी टर्म हमारी 4 आ रही हैं, जो सारे डिफरेंसेस हमारे क्या आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो हम कह देंगे हाँ ये एपी है। ये होती है एपी। अच्छा, और भी सीरीज में आपके सामने लिखता हूँ। एक सीरीज मैंने लिख दी 23, 25, 29, 31, 37, ये एक सीरीज लिख दी। देखो गाइस, पहले बीच का डिफरेंस 2 है, अगले बीच का डिफरेंस है 4 आ गया, अगले का फिर +2 आ गया, अब +6 आ गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो शायद आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि अगली टर्म क्या होगी। अगली टर्म क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रही, जो ये सीरीज है पर्टिकुलर कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रही, तो इसलिए मुझे अगली टर्म का पता नहीं लगेगा। जब अगली टर्म का पता नहीं लगेगा तो मैं कह दूंगा ये एपी नहीं है। एपी हमेशा क्या होती है? दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं। एपी एक तरह की सीरीज है, और एक ऐसी सीरीज जो कि एक रूल फॉलो करती है। और कौन सा रूल फॉलो करती है? सेम कॉमन डिफरेंस का। सेम कॉमन डिफरेंस आपका नोट किया जाता है टर्म डी से। मैंने आपके सामने एक सीरीज बनाई 3, 7, 11, 15, सब में 4 का डिफरेंस था, तो मैंने कहा हाँ ये एपी है। जब मैं अगली सीरीज को बना रहा हूँ तो उसमें कोई भी मुझे कॉमन रूल फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं कह दूंगा एपी नहीं है। अगर मैं बात करूँ एपी की जनरल फॉर्म की, क्योंकि जनरल फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, जनरल फॉर्म की बात करूँ तो एपी किससे नोट की जाती है? A1, A2, A3, A4 चलती जाती है। A1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होगा सेकंड टर्म, इसका मतलब होगा थर्ड टर्म, इसका मतलब होगा फोर्थ टर्म। ठीक है, और लास्ट में एक टर्म आती है N, AN का मतलब होता है nth टर्म, मतलब कि लास्ट टर्म। एक्चुअली गाइस एपी कभी भी खत्म नहीं होती, ये हम लोग जानते हैं। एपी कभी खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? अगर मैं सीरीज की तरफ देखूं, ये सीरीज देखो नंबर्स है, काउंटिंग है, कभी खत्म ही नहीं हो रही। आप कोई भी एक नंबर बोलोगे, मैं उसमें +4 करके फिर एक नया नंबर ले आऊंगा। तो एपी जब कभी खत्म नहीं होती, तो मैंने इसको लास्ट टर्म क्यों कह दिया? ये लास्ट टर्म नहीं है, nth टर्म है, बट फिर भी मैं इसे लास्ट टर्म कहता हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता कि अगला नंबर क्या होगा, मुझे जहां तक का काम होता है, जहां तक का यूज होता है किसी सीरीज में, हम उसी को लास्ट टर्म बोल देते हैं। ठीक है, देखो गाइस, आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए मिलेगी, क्या कि इसको हम नोटिफाई करते हैं ए से। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ये आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा, जहां भी ए लिखा होगा उसका मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया डी को हम बोलते हैं कॉमन
डिफरेंस, डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपके सामने एक टर्म और आ चुकी है एन, इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है। अब देखो फर्स्ट टर्म इज नोटेड बाय ए। आप एक बात इस सीरीज में देखो, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म थी, जैसे ही हमने उसमें डिफरेंस ऐड करा तो हमें सेकंड टर्म मिल गई। मतलब कि जब हम ए में डी ऐड करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो ये हमारा तरीका हो गया सेकंड टर्म को लिखने का, ये तरीका हो गया फर्स्ट टर्म को लिखने का। अब हम थर्ड टर्म को देखते हैं। देखो सेकंड टर्म में हमने जब दोबारा डी ऐड करा तो हमें थर्ड टर्म मिल गई। गाइस ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड करेंगे सेकंड मिलेगी, सेकंड टर्म में फिर एक डी ऐड करा, जब डी ऐड करेंगे तो डी में डी ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जब इससे अगली टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा a + 3d, और ये ऐसे ही चलता जाता है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पहले उसकी, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की, इन इसको समझना। उसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज आती है कि हमें d की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, d की एक परफेक्ट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। d मतलब कॉमन डिफरेंस, अगर उसे निकालने में हमने गलती करी तो शायद हम पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं दुखी रहेंगे, मार खाते रहेंगे। तो इसमें डी निकालने का तरीका क्या होगा, देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, हमेशा एक सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस की जाती है। इसका मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस की जाती है, आगे वाली में से पीछे वाली। जैसे हम यहाँ पर देखें 7 - 3 4 आएगा, 11 - 7 4 आएगा, 15 - 11 4 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं जनरल टर्म देखना चाहूँ, जनरल लिखने का तरीका देखना चाहूँ तो क्या होगा, देखो सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, a2 - a1 करेंगे तो d आ जाएगा। अब जब ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, मतलब कि हम सीरीज में कितना भी आगे बढ़े हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब वो डिफरेंस सेम रहेगा तो और भी क्या हम कर सकते हैं, और लगा के देखता हूँ, A3 में से A2 माइनस कर दें, मतलब कि बस एक चीज ध्यान रखनी है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको डी का बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखो बहुत जनरल फॉर्मूला है, आप लोगों को आना चाहिए कैसे। देखो जैसे ये an है, जैसे आप करें यहाँ पर देखो a4 है, a4 से पहली टर्म क्या है, a3, मतलब कि एक कम होकर पहली टर्म आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि an से पहली टर्म क्या होगी, an से गाइस पहली टर्म होगी an - 1, क्या होगी, an - 1। आपके सामने है, देखो a4 से पहले आता है a3, a3 से पहले a2, एक कम कर रहे हैं, लास्ट वाली टर्म है an, तो an से पहली वाली टर्म क्या होगी, an - 1। तो देखो अगर मैं AP का कॉमन डिफरेंस निकालने का बिल्कुल जनरल फॉर्मूला देखूं तो मेरा फॉर्मूला एक होता है an - 1, ये 9 की तरह नहीं है, a है बेटा, ये a हम बनाएंगे इसको। ठीक है, an - 1 बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और जनरली ये कहीं भी लिखा आपको नहीं मिलेगा। देखो मैंने आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में दे दिया। आज के बाद हमसे कोई कॉमन डिफरेंस अगर जनरली पूछ ले कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, आप कहोगे a2 - a1 होता है, दूसरा कहेगा नहीं a3 - a4 होता है। हमने वो सिचुएशन ही क्लियर कर दी। आप कहोगे an - an - 1 होता है, आप n की कोई भी वैल्यू रख लो। अब देखो मैंने आपके सामने कह दिया n की कोई भी वैल्यू रख लो, पर मैं इसको भी एक लिमिटेशन देने वाला हूँ, क्या, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यार नेचुरल नंबर की बात बिल्कुल क्लियर है, क्या कि नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर मैं AP की बात करूँ, AP में 10 टर्म होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, 35 होंगी, 36 होंगी, कितनी भी हो सकती है, मतलब कि हमेशा वो एक नेचुरल नंबर ही तो होंगी। क्या AP में बोलूँगा कोई -1 टर्म होंगी, 0 टर्म होंगी, नहीं, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक हाउ, मतलब कितनी भी टर्म हमारी AP में हो सकती हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया। इस फॉर्मूले में क्या करता हूँ मैं, लेट n = 8, मान लो मैंने n को 8 लेट कर लिया तो d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो a 8, n की जगह 8 माइनस a 8 - 1 कितना हो जाएगा, a 7। देखो आपके उसी फॉर्मूले से जो आप वैल्यू निकालना चाहते थे वही वैल्यू आपके सामने आ भी गई। तो ये देखो गाइस क्या होता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि चेक करो कि AP है या नहीं। चेक करने का तरीका क्या होता है, हम कोई भी, जैसे आपके सामने स्टार्टिंग में मैंने एक AP लिखी थी, इस AP में कम से कम 3 डिफरेंस निकालकर चेक करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके कम से कम 3 डिफरेंस चेक करेंगे, और अगर हमारे तीनों डिफरेंस क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो हम कहेंगे यस इट इज एन AP। ठीक है, यस इट इज एन AP। तो गाइस अभी हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की, वो हमारा AP का सारा इंट्रोडक्शन था। अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, जनरली वो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें चेक करना है AP क्या है, AP है या नहीं,
फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बात करता हूँ 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एपी में, सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा दैट इट इज फॉर्मिंग एन एपी और नॉट। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व टू मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि वो नंबर्स हमारे एपी में होंगे या नहीं। फिर कॉमा करके लिखा है वाई, कि वाई दे आर इन एपी, इफ दे आर इन एपी देन दे वाई। हम चेक करके बता देंगे कि अगर डिफरेंसेस सेम है तो वो एपी बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन the rate of fare is ₹15 for the first kilometer and the rate ₹4 for each additional kilometer। मतलब कि क्या कह रहा है, देखो अगर कोई भी बंदा 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर करता है तो उसे ₹15 देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो सेम टैक्सी 2 किलोमीटर की हायर करता है तो उसे 15 तो देने ही देने हैं, मिलाकर ₹8 और देने पड़ते हैं। अगर वो 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर करता है तो उसे करना पड़ता है पिछला वाला अमाउंट तो देना ही देना है, ₹8 और एक्स्ट्रा देना है। इसका मतलब पहले किलोमीटर के लिए उसे देने हैं ₹15, 2 किलोमीटर के लिए उसे देने हैं ₹23 और 3 किलोमीटर के लिए देने हैं ₹31। अब ये तीन आपके पास टर्म आ चुकी हैं, तीनों टर्म्स में हमें चेक करना है वेदर दे आर फॉर्मिंग एन एपी और नॉट। तो गाइस यहाँ पर एक ही तरीका होता है, देखो डी की वैल्यू को आप लिख लिया करो, पहले एक फॉर्मूला नोट कर लिया करो। फॉर्मूला नोट करके मैं हमेशा आपको काफी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। अगर जैसे मैं इसमें और भी चाहूँ तो एक और ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8, ये आपका हो जाएगा 39। वैसे आप 2 से भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। A2 का मतलब 23 - 15 कितना आ गया 8। A3 का मतलब इतना, ये आ गया 8। जैसे ही आप यहाँ पर चेक करोगे A4 - A3 मतलब कि 39 - 31, ये भी कितना आ गया 8। आप देखो आपने तीन डिफरेंसेस निकाल के देखे और तीनों डिफरेंसेस आपके क्या आ गए, सेम। अगर ये तीनों डिफरेंसेस आपके सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या बना रही है, एक एपी। तो वाई का आंसर ये हो गया, सारी एक्सप्लेनेशन हो गई और आपको लिखना है लास्ट में यस इट इज फॉर्मिंग एन एपी। इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, ठीक है गाइस, तो बड़ा आसान था। अभी हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी भी है, ऐसी बात नहीं है, पर हम उसे इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन में आपको समझाता हूं कि कोई भी एक सिलेंडर था, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक सिलेंडर था, उसके अंदर x सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब आप कुछ भी ले सकते हो एयर प्रेजेंट थी। इस सिलेंडर में हमने क्या करा, कट करके एक वाल्व लगा दिया। वाल्व ऐसा लगाया जो कि एयर को बाहर निकालता है, और कौन सी कितनी एयर को बाहर निकालता है ये देखना। वो कह रहा है हर बार 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर को बाहर निकालता है। देखो हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली रीड करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कैसे रीड करेंगे। हम बात करते हैं केवल फर्स्ट टाइम की। फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम हमारी एयर प्रेजेंट कितनी है, जैसा कि हमने लेट किया है एयर प्रेजेंट है हमारी x सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ये एयर आउट कितनी होगी जब हम फर्स्ट टाइम वाल्व को ऑन करेंगे, x × 1/4, जितनी उसके अंदर प्रेजेंट थी उसका 1/4 एयर को हमने बाहर करा। तो यहाँ से रिमेनिंग एयर कितनी है, रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग हमारे पास x प्रेजेंट है और x - 4 माइनस कर दी, तो यहाँ से एलसीएम लेके आपका आएगा 3x/4 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे आप लिख लेना, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या होता है, अब बात करते हैं सेकंड टाइम की, क्योंकि हमें केपी चेक करनी है। सेकंड टाइम की अगर हम बात करेंगे, देखो गाइस आपकी बार सेकंड टाइम में देखें तो एयर प्रेजेंट कितनी है, जो यहाँ पर बची थी वो इसमें प्रेजेंट होगी, मतलब कि 3x/4, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एयर आउट कितनी होगी, उसने बोला है रिमेनिंग का 1/4, मतलब कि 3x/4 का 1/4, तो यहाँ से कितना आ गया 3x/16 एयर आउट हो गई। अगर मैं बात करूं दोबारा एयर रिमेनिंग कितनी बची है, एयर रिमेनिंग कितनी है, देखो जितनी प्रेजेंट थी, कितनी प्रेजेंट थी 3x/4, बाहर निकल गई 3x/16, ठीक है गाइस। अब देखो इसका भी एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 16 4 4 जा और यहाँ से आ गया आपका 12x - 3x, ये आ गया आपका 9x/16। अगर आप देखो तो तीन टर्म हमें एपी की मिल चुकी है, मतलब सीरीज की मिल चुकी है, कि अगर हमें नहीं पता कि वो एपी है या नहीं, जो तीन टर्म कौन कौन सी मिल गई हैं। सबसे पहले x थी, फिर रह गई 3x/4 और फिर रह गई 9x/16, ठीक है गाइस। ये तीन टर्म आपको पता लग गई। अब हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका d निकाल के चेक करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों टर्म्स को यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये सॉल्व होकर 4 एलसीएम में जाएगा, x/4 बचेगा।
अगली को चेक कर लेते हैं। देखो 9x अपॉन में 16 माइनस 3x अपॉन में 4, थोड़ा ध्यान से देखना है, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल इसमें 4, सॉरी यहाँ से हमने कुछ माइनस गलत कराया क्या, सही है, हाँ सही है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12x, तो माइनस 3x अपॉन में 16। देखो दोनों डिफरेंसेस आपके क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, माइनस एक्स अपॉन में 4 आ रहा है और ये माइनस 3x अपॉन में 16 आ रहा है। ये दोनों डिफरेंसेस अलग हो गए तो हमें तीसरे डिफरेंस को चेक ही नहीं करना। अगर पहले ही दो डिफरेंस हमारे अलग हो चुके हैं तो हमें ये चेक नहीं करना। लास्ट में हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे, नो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका नहीं था। जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं था तो एपी नहीं बना रही। ठीक है गाइस, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, वैसे 1/4 तक का रिमेनिंग इस वाले वर्ड को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल, मतलब कि कोई भी एक बंदा है वो एक वेल को डिग करने के पैसे लेता है, और डिगिंग के पैसे क्या है, वो कह रहा है जब मैं 1 मीटर वेल को डिग करता हूँ तो 150 रुपीज लेता हूँ। ठीक है, जब मैं 2 मीटर वेल को डिग करता हूँ तो 150 में और 50 रुपीज ऐड कर देता हूँ, पर एडिशनल पर मीटर के उसने 50 रुपीज लेने हैं। क्वेश्चन में आपका यही है, 3 मीटर डिग करता हूँ तो पिछले वाले में और मैं 50 रुपीज ऐड कर देता हूँ। जब इस तरह की सिचुएशन आपको दिख रही है तो समझ में आ रहा होगा क्या है, एपी है, पहला 150, दूसरा 200, 250 ऐसे ही चलता जाएगा 300। ठीक है, आप इसका डी चेक कर लेंगे, डी चेक करना आप सब लोगों को आता ही है। a2 माइनस a1 करेंगे, इसका मतलब 200 माइनस 150 कितना आ गया, 50 आ गया। और डी चेक करेंगे a3 माइनस a2, इट मींस 250 माइनस 200, ये भी 50 आ गया। ऐसे करके 50 आता चला जाएगा और आपको पता लग जाएगा आपकी एपी बन चुकी है। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बस एक अलग चीज है जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 8th क्लास में आपने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें गाइस कंपाउंड अमाउंट का एक फॉर्मूला यूज होगा, कंपाउंड अमाउंट। फोर्थ पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। P का मतलब आप सब लोग जानते हो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो भी आपने पैसे किसी को उधार दिए हैं। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब टाइम, उसको मैंने पूरा भी लिखा हुआ है। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो कह रहा है कोई भी एक बंदा बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कराता है। पैसे डिपॉजिट कराने पर हर साल, हर ईयर के बाद वो पूछ रहा है जो भी उसके बैंक बैलेंस होगा, जो भी उसका बैंक बैलेंस होगा उसके अकाउंट में, वो क्या एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। इसका मतलब देखो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 8% और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम होगा 1। गाइस इसे सॉल्व नहीं करना, मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा ये। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं अमाउंट की, तो प्रिंसिपल तो वही है हमारा, यहाँ पर 8/100 और इस बार टाइम आ जाएगा 2 ईयर। अगर मैं 3 इयर्स की बात करूं, 3 इयर्स में क्या होगा, ये इतना ही रहेगा 1 प्लस 8/100 की पावर टाइम। अब देखो अगर हम बिल्कुल एक्चुअल वे में जाएं, जो बिल्कुल एक्चुअल हमारा तरीका है वो तो ये है कि हम इस पूरे को सॉल्व करें, बट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ऊपर ही क्या जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंट 100% सेम नहीं आएगा, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आएगा तो एपी नहीं बनेगी, और जब भी सिंपल इंटरेस्ट का केस आएगा तो एपी हमेशा बनेगी, अगर आप उसके प्रिंसिपल को कभी भी चेंज नहीं करते। प्रिंसिपल को चेंज नहीं करते, ये बात याद रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। हमारा हर साल का प्रिंसिपल चेंज होता था, अगर आपको याद हो, क्योंकि इसमें क्या होता था, जो भी इंटरेस्ट होता था हमारे प्रिंसिपल में ऐड होकर अमाउंट चेंज होता है ना, और जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बनता है। थोड़ा सा आपको 8th क्लास याद करनी पड़ेगी, पर मैं तो इतना कहूँगा कि ज़्यादा इसके डेप्थ में ना जाते हो, इस चीज़ को याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एपी नहीं बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एपी बनेगी। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपको कुछ मेन पार्ट्स कराऊंगा ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकें। सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन बिलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें दे रखा है ए दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है 10 एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। आप सब लोग जानते हो बेटा एपी की हमने एक फॉर्म पढ़ी थी अभी, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही होती थी पहली 4 टर्म, 1 2 3 4, गिन भी लिया 4 टर्म है। वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। 10 प्लस 10
यहाँ पर आ जाएगा। देखो हमने सिंपली वैल्यू रखी है क्योंकि हमारी यहाँ पर ए और डी की वैल्यू क्या थी, सेम थी। 10 20 इनको सॉल्व करोगे 30 40, ये आपकी क्या बन गई है, एपी बन गई। तो पूरे क्वेश्चन में आपको ये करना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारा। फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आपके लिए लग जाता है कि आपको भाई कि कुछ हार्ड होगा, तो इसलिए एक करके दिखा देते हैं। -1 और 1/2 इस बार हमारा दिया हुआ है। देखो गाइस, वैल्यू प्लेस करनी है और क्या करना है, ए की जगह -1, ए की जगह -1, डी की जगह 1/2, ए की जगह -1, डी की जगह 1/2, ऐसे ही ए की जगह -1 और डी की जगह 1/2। हमने अभी सिंपल वैल्यूज प्लेस करी हैं, हम इसके आ चुके हैं सेकंड ये पार्ट में चेक कर लेता हूँ। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। देखो -1 इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -1/2, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 3/2 होगा आपके सामने, तो आ जाएगा 1/2। तो बेटा ए पी की आपको चारों टर्म फिर दोबारा से सामने आ चुकी हैं, ठीक है। ये था ए पी सेकंड क्वेश्चन के, हमें उसकी केवल 4 टर्म्स निकालनी थी। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। हमें -5 -1 3 7 ये एक एपी दे रखी है, पहले बोल रहा है वो एपी है। जब वो एपी है तो इसका मतलब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, एक तो इसकी फर्स्ट टर्म पता करनी है। फर्स्ट टर्म आप सब लोग जानते हो, जो सबसे पहले लिखी है वो होती है फर्स्ट टर्म नोटेड बाय ए, रिवीजन भी होती रहेगी साथ साथ। फिर हमें निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस डी। देखो डी निकालते हुए मैंने स्पेशल इस क्वेश्चन को उठाया, आप चाहो तो डी कहीं से भी निकाल सकते हो, पर मैं पहली 2 टर्म से आपको डी निकालूंगा यहाँ से, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा माइंड में कोई बात होगी तो पता लग जाएगी कैसे। मान लो मैं सॉल्व कर रहा हूँ a2 - a1, देखो a2 की वैल्यू -1 माइनस अपनी जगह और a1 की वैल्यू -5, तो -1 माइनस प्लस 5 और आपकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो मतलब देखो मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था, आप कहीं ये ना सोचे कि एक माइनस पहले आ रहा है तो हम इस वाले माइनस को लेफ्ट आउट कर देना है। ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है और ये हमारा टर्म का माइनस है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन के और भी अगर आप कहते हो तो एक पार्ट और करा देता हूँ, 1/3 5/3 9/3 और 13/3, ये हमारा पार्ट नंबर है बेटा थर्ड। यहाँ पर वही बात ए, अब मैं सीधे ए लिखूंगा फर्स्ट टर्म को, बार बार नहीं बताऊंगा कि ए फर्स्ट टर्म होती है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म सब जानते हैं। 1/3 डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब कि 5/3 - 1/3। अगर इसका एलसीएम ले तो कितना होगा, 5 - 1 और ये आ गया एलसीएम आपका 4/3। तो डी भी आपको पता लग गया कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म क्या करनी है, माइनस करनी है, ये आ गया आपका 4/3। तो 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, इसके बचे हुए पार्ट्स अपने आप करते रहेंगे आप लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कि पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं, और अगर वो एपी है फिर तो वो कह रहा है इफ द कॉमन एपी, अगर वो एपी बनाती है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब कि आपको पहले चेक करना है वो एपी है। अगर वो एपी है तो आपको उसका फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है, फिर आपको अगली 3 टर्म और लिख के दिखानी है। क्वेश्चन में समझा दूं, घबराने की बात नहीं है। इसका मैं सीधे सेकंड पार्ट करता हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये कह रहा है 2 5/2 3 और 7/2, ये एक हमें इसने सीरीज दे दी। पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। देखो एपी के लिए मैंने आपको कहा था हम कुछ डिफरेंसेस चेक करेंगे। डिफरेंसेस क्या होंगे, देखो पहले a2 - a1 चेक करते हैं, अपॉन में 1 लगा दिया, एलसीएम लेके आपका आएगा 1/2। और भी डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक डिफरेंस कभी नहीं बताता कि वो एपी है या नहीं। 3 - 5/2, a3 - a2 करा, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं, ये भी एलसीएम लेके आपकी आएगी 1/2। और एक डिफरेंस चेक कर लेते हैं, सबका ही चेक कर लिया हमने, बहुत अच्छी बात है, ये भी डिफरेंस होकर आएगा 1/2। तो देखो हमने इसमें लिख दिया यस इट इज एन एपी। बेटा एपी क्यों है, आप सारी चीज देख लीजिए, आपके सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो एपी है। तो यहाँ से जब एपी आ गई तो हम बात करते हैं 3 मोर टर्म्स की। 3 मोर टर्म्स निकालने का तरीका एक ही तरीका याद रखना, बहुत आसान है। लास्ट वाली जो भी टर्म है उसमें डी ऐड कर दो, मतलब कि 7/2 + 1/2 सोल्व करके आपका आएगा 4। अब जब इसके पास 4 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 4 में फिर 1/2 ऐड कर दो, 4 + 1/2 ये आपका आ जाएगा 9/2। अब आ गया 9/2, फिर इस 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर दो, तो आपका आ जाएगा 10/2, मतलब कि 5। तो गाइस आपको 3 मोर टर्म जिनके बारे में बात कर रहा था वो 3 टर्म भी पता लग गई, मतलब कि पहले हमने चेक करा यस इट इज एन एपी, और अगर एपी है तो सारी टर्म हमें निकालनी, अगली 3 टर्म हमें निकालकर दिखानी है। तो यही हमारे क्वेश्चन का पार्ट था, और इसमें 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
एक रूट वाला क्वेश्चन आपके सामने हम कर लेते हैं, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं वो क्वेश्चंस। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। हमें दे रखा है 3 प्लस रूट 2, अगला दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ से दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2, और ये अप टू सो ऑन। हमें चेक करना है कि ये है या नहीं। तो देखो 9th क्लास में आप सब लोगों ने रूट्स को प्लस माइनस करना सीखा था, उसी बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देंगे। पहले हम अपनी डी चेक करने वाले हैं। डी चेक करने के लिए थोड़ा सा मैंने पहली फॉर्मेशन कर ली। फर्स्ट वाले में ये इसमें से 3 माइनस करना है, कट गया, कितना आ गया रूट 2। यहाँ से देखो a3 का मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये आ गया 3 प्लस रूट 2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा रूट 2। तो ये भी डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है। आगे एक और चेक कर लेते हैं। अगर आपका मन है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, चेक कर लेते हैं गाइस। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 कट गया, और ये भी कितना आ गया 2। तो चलो ये भी हमें पता लग गया, यस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये भी हमारी क्या बना रही है, एपी की फॉर्मेशन है। और जब एपी की फॉर्मेशन है तो हमें क्या निकालनी है, 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी है। ठीक है, 3 मोर टर्म्स में हम क्या करने बताते हैं अभी आपको, जो भी लास्ट टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इस 3 प्लस 4 रूट 2 में फिर रूट 2 को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 रूट 2। इसमें फिर एक बार ऐड कर दो 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस में रूट 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये था हमारी 3 मोर टर्म्स में हमारी पता लग गई। और इसमें एक दो पार्ट हम लोग कर लेते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका और करा देता हूँ, फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि एपी क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आप इसको पता लगा सकते हैं। एपी में एक दो क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली वो एग्जाम से में पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पूछे जा सकते, इवन बोर्ड के पेपर्स में तब वो पूछ जा सकते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। देखो मैं बात करता हूँ 12th पार्ट की। ये है हमारा रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32। देखो गाइस, अगर मैं इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे देखूं तो ये हमारा देखो a2 माइनस a1 में करता हूँ रूट 8 माइनस रूट 2। ये नहीं पता लग रहा कि एपी है नहीं, क्योंकि ये माइनस नहीं होगा। बट मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जब भी बड़े रूट हमारे सामने गिवन हो, पहले उनको थोड़ा सा कंप्रेस कर लो। ठीक है, कंप्रेस करना आप सबको आता है, उनके प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद जो भी कॉमन क्वांटिटी आती है उनको बाहर लिखते हैं। देखो अभी तक हमारी एपी नहीं थी, कब पर कंप्रेस करने के बाद देखते हैं। एक बाहर आ जाएगा 2 रूट 2, 3 का पेयर बाहर आ जाएगा 3 रूट 2, ये दो बाहर आ जाएंगे, मतलब 4 बाहर आ जाएगा, है ना 4 रूट 2। गाइस देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 8 माइनस रूट 2 ना करते हुए अब चेक करते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अरे ये क्या होगा, ये तो माइनस होकर रूट 2 भी आ गया, वेरी गुड। अब देखो अगले को चेक करते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 2। देखो गाइस ये भी कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, अरे ये भी आ रहा है। ठीक है, ये 4 पे चेक करते हैं 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, ये भी रूट 2 आ गया। देखो जब हमने पहले इंस्टेंस पे इनको माइनस करा तो ये एपी नहीं नजर आ रही थी, बट जैसे जैसे हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस करा, रिड्यूस करने के बाद ये एपी की फॉर्मेशन नजर आ गई। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो लास्ट टर्म क्या है 4 रूट 2, उसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 रूट 2, 5 रूट 2 में यहाँ से ऐड करेंगे फिर दोबारा रूट 2 तो आ जाएगा 6 रूट 2। गाइस आपकी बुक में थोड़े से डिफरेंट आंसर दिए हुए हैं, वो भी आंसर ठीक है और ये हमारे वाले आंसर भी ठीक है। उन्होंने क्या करा है कि जो 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 क्योंकि अगर ये देखो 5 अगर अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाता है तो डबल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये आ जाएगा रूट 50, है ना। तो वहां पे आपकी बुक में आंसर दिया हुआ रूट 50, बट ये 5 रूट 2 भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो नीड टू वरी। तो ऐसे ही इसमें अगर हम 6 को अंदर ले जाएंगे तो आएगा रूट 72, अंदर लेके जाएंगे रूट 98, तो वो भी आपके आंसर बिल्कुल सही है और ये भी आपके आंसर बिल्कुल सही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा हाँ एपी कैसी होती है कैसी नहीं होती है, और आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट भी करने हैं। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने दिया हुआ है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। अब देखो गाइस हमारे ये वाले जो सीरीज है ये भी थोड़े बड़े रूट आपको लग रहे हैं, तो हम इसमें चेक करके देखते हैं। देखो पहले अब हमें आदत पड़ जानी चाहिए इनको रिड्यूस कराने की। चेक कर लेते हैं, रूट इसकी तो वैल्यू सब जानते ही हैं, रूट 9 की वैल्यू, और रूट इसको ऐसे लिख देंगे 2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा रूट 3। इसको तो कोई पेयर बाहर ही नहीं आ रहा, ऐसे ही रहेगा 3, इसमें से एक पेयर बाहर आ रहा है तो मतलब 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से होगा रूट 6 माइनस रूट 3,
क्योंकि ये रूट्स हमारे अनलाइन है तो माइनस नहीं होंगे, तो डिफरेंस यही है पूरा। आगे चेक करते हैं 3 माइनस रूट 6। गाइस देखो ये वाला डिफरेंस, क्योंकि ये भी अनलाइक है तो ये भी क्या होंगे, माइनस नहीं होंगे। जब माइनस नहीं होंगे तो इसका मतलब पहले ही दोनों डिफरेंस अगर हमारे अलग अलग आ गए तो हमें तीसरा डिफरेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ कर देंगे नॉट इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि हमारे सारे डिफरेंसेस सेम नहीं है। तो मेरा मेन मतलब था यहाँ पर केवल रूट्स की क्वांटिटी को सॉल्व करके दिखाना। अगर यहाँ पर आपको रूट्स की जगह स्क्वायर भी आता है तो स्क्वायर को पहले आप रिड्यूस करोगे, स्क्वायर को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप डिसाइड करोगे वेदर इट इज एन एपी और नॉट। ठीक है बस, तो आपकी यहाँ पर 5.1 एक्सरसाइज खत्म होती है और आपके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। कहीं अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियोस में आकर कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। और आप जैसे ही आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ने में थोड़ा आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।